Hello students, welcome to Beyond Teachings. I am सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रिक्शन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था। क्या बताया था आप लोगों को याद भी होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है, ओके, कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। मतलब कि व्हील्स जो होते हैं, चक्के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि अगर हम किसी चीज़ पे व्हील लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसमें हम लोगों को फोर्स कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ये बताई थी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, हमेशा लेस होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जो हम रोल करते हैं किसी चीज़ को, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन में काम करने में हम लोग क्या होता है, ज़्यादा आसानी से हम लोग किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे दे, याद होगा आपको। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसमें है वो है कि किस तरह से व्हील जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसके सबसे पहला पॉइंट है लगेज विथ रोलर्स। ठीक है, लगेज विथ रोलर्स आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या है, बहुत कॉमन है आज के डेट में। ठीक है ना, लेकिन अगर सोचिए कि अगर इस लगेज में रोलर नहीं लगे हुए होते, ठीक है, तो क्या होता अगर लगेज क्या है, मेरा बहुत हेवी लगेज है, ठीक है, और तो उसे मुझे स्लाइड करके ले जाना पड़ता है या फिर उसको उठा करके कंधे पे ले जाना पड़ता है। तो ये क्या होता कि बहुत मुश्किल टास्क होता हम लोगों के लिए भारी लगेज को दूसरे जगह तक ले जाना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें लगा दिया रोलर। ठीक है, अब जब हमने रोलर लगा दिया तो अब क्या हो गया कि पहले हमें इसे स्लाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन काम करता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसमें क्या कर दिया, रोलर्स लगा दिए, चक्के लगा दिए। तो रोलर्स लगाने से क्या हुआ कि अब इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन ने काम करना शुरू किया। और मुझे ये पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, जो फोर्स का वैल्यू होता है, वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज को रोल करके ले जाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू स्लाइड करके ले जाना। समझ में आई बात? तो जो रोलिंग फ्रिक्शन जो है, व्हील्स क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। और इसका सबसे पहला एग्जांपल है लगेज विथ रोलर्स। ठीक है, लगेज विथ रोलर्स। या फिर इसका बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर इमेजिन करिए कि अगर जो कार या फिर बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, अगर उसमें व्हील्स नहीं होते, ठीक है, अगर उसमें व्हील्स नहीं होते तो क्या होता, क्या एक जगह से दूसरी जगह हम लोग सामान को ले जा पाते? बड़े बड़े सामानों को, बड़े बड़े लगेज एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे ले जाते हैं, क्योंकि जो व्हीकल्स है उसमें क्या लगे हुए, उसमें रोलर्स या व्हील्स क्या है, ये भी एक तरह से रोलर्स भी क्या है, एक तरह का व्हील है, चक्का ही है ना, तो उसमें भी क्या लगा हुआ है, व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, उससे काम बहुत आसान हो जाता है हम लोग का। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि व्हील्स जो होता है वो हमेशा फ्रिक्शन को कम करता है। और जब फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, सरफेस एक तरह से कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें किसी भी चीज को ले जाने में मुझे क्या होगा, कैरी करने में आसान होगा। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा जो व्हील्स का एग्जांपल है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वो है बॉल बेयरिंग्स। ठीक है, बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, आप लोगों ने बहुत लोग देखा भी होगा बॉल बेयरिंग्स। ठीक है ना, तो बॉल बेयरिंग्स कहाँ पे लगा होता है? सबसे पहले बॉल बेयरिंग्स जनरली लगा हुआ होता है हमारे मशीनरीज में, जैसे हमारे व्हीकल्स के इंजन की कुछ मशीनरीज हुए, या फिर फैन, जो हम लोग घर में जो फैन चलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बॉल बेयरिंग्स लगा हुआ होता है। या फिर इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉल बेयरिंग्स लगा हुआ होता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने बॉल बेयरिंग्स देखा होगा कैसा होता है। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग्स भी क्या होता है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को बहुत कम करता है। कैसे? देखिए, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को कि यहाँ पे एक रिम है। ठीक है, मशीन्स के पार्ट में रिम्स होते हैं, तो आयरन के रिम्स होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर क्या, एक और रिम्स, उसके ऊपर और एक रिम लगा हुआ है। ठीक है, दोनों क्या है, सर्कुलर शेप का है। तो अगर मान लेते हैं इसमें बॉल बेयरिंग्स नहीं होता तो क्या होता, एक इनर रिंग होता हमारा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एक दूसरा रिंग होता, और जब मशीन घूमता,
ठीक है, जब कोई भी मशीन या फिर व्हीकल का इंजन का मशीन या फिर कोई भी मशीन जब घूमता तो ये दोनों क्या होते हैं, रिम एक दूसरे के ऊपर क्या होते, रब होते ना। एक ये क्या होता है कि इसमें एक जो होता है वो इस डायरेक्शन में घूमता है ऐसे, और एक जो होता है वो इस डायरेक्शन में घूमता है ऐसे। तो वो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को रब करते हैं तो उससे क्या होता, उससे ये होता कि बहुत देर तक रब करने के कारण क्या होता कि वियर एंड टीयरिंग मशीन हो जाता। ठीक है, जो मैंने आप लोग बताया क्या है, किसमें बताया था, फ्रिक्शन क्यों का डिसएडवांटेज है। मैंने आपको ये चीज बताया था कि फ्रिक्शन का ये डिसएडवांटेज होता है कि मशीन्स क्या होता है, वियर एंड टीयर हो जाता है, मतलब एक दूसरे पे रब होते होते क्या होते हैं, मशीनरी खराब हो जाते हैं। लेकिन जब बॉल बेरिंग आ जाता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे बॉल बेरिंग मैंने क्या किया कि एक रिम लिया, ओके दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद फिर क्या किया, एक दूसरा रिम लिया और उसके बीच में मैंने क्या लगा दिए, बॉल्स लगा दिए, मेटल बॉल्स इस तरह से। ठीक है, मेटल बॉल्स लगा दिए। तो अब क्या होगा कि जब ये घूमेंगे, एक इस डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे, और एक किस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा इस तरह से। तो ये जब एक दूसरे घूमेंगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। उनके बीच में कौन लगा हुआ है, मेटल बॉल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और मेटल बॉल्स कैसे हैं, तो मेटल बॉल्स कैसे हैं, व्हील्स की तरह काम कर रहे हैं, गोल है ना शेप में, स्फेरिकल है। ठीक है, तो जब ये मेटल बॉल्स क्या होगा, घूमेंगे इसके साथ, तो इन दोनों मशीन का कांटेक्ट क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो इससे क्या होगा कि ये जो मशीनरी का पार्ट है, जो मशीन का जो पार्ट है, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि आजकल ज्यादातर मशीन्स के पार्ट में हम लोग बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉल बेरिंग्स आप देखेंगे तो कहीं भी अगर सर्विसिंग करवाने आप जाते हैं या कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कभी जाओ मैकेनिक के पास, तो कुछ मशीनरीज वो जब निकालता है तो उसमें आपको इस टाइप के बॉल बेरिंग्स जो होता है वो दिख जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था कि व्हील्स जो होता है, मतलब जो व्हील्स होता है, चक्का होता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इसका दो एग्जांपल हमने पढ़ा, लगेज विथ रोलर्स एंड सेकंड होता है बॉल बेरिंग्स। समझ में आया बात। ठीक है, तो ये बात हुई जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, तो अब हम लोगों ने जितना भी फ्रिक्शन का बात किया, जितना भी ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया फ्रिक्शन में, सारे क्या थे, मेरे सॉलिड ऑब्जेक्ट से। मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया, चेयर को खिसकाना है, टेबल को खिसकाना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो सारे क्या है, सॉलिड्स, सारे क्या है, सॉलिड है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का और जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड का मतलब होता है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे हम। फ्लूइड हम लोग वैसा चीज को बोलते हैं, फ्लूइड वर्ड जो आता है वो आता है वर्ड फ्लो से। ठीक है, फ्लो। ठीक है, फ्लो मतलब क्या, फ्लो मतलब क्या, बहना, बहना बोल सकते हैं, जो फ्लो होता है जो चीज। ठीक है, तो वैसा कोई भी चीज जो क्या होता है, फ्लो हो सकता है, मतलब बह सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, फ्लूइड। समझ में आया बात। कॉमन नेम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो दो ही चीज फ्लो करती है, मुझे पता है। ठीक है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो चीज फ्लो करती है। फ्लो करती है मतलब बहती है एक जगह दूसरे जगह, या तो एयर हुआ या मतलब गैसेस। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, लिक्विड। लिक्विड भी क्या होता है, फ्लो करता है। तो वैसी कोई भी चीज जो क्या करती है, फ्लो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। और फ्लूइड्स में क्या आते हैं, फ्लूइड्स में जनरली आता है लिक्विड एंड गैस, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब तो समझ में आ गया आप लोगों को। फ्लूइड जो होता है, जो लिक्विड होता है या जो गैस होता है, वो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है उसमें भी। ठीक है, तो कैसे लगता है उसमें फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हम समझेंगे इसमें। देखिए, अब फ्लूइड का मतलब मैंने जैसे बताया लिक्विड एंड गैस। तो गैस का मतलब होता है एयर। यहाँ पे एयर में आपको दिख रहा है एरोप्लेन और एक बर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वाटर, लिक्विड में आपको क्या दिख रहा है, वाटर में एक स्विमर क्या कर रहा है, स्विम करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होता है कि जब एक एरोप्लेन क्या होता है, इस तरह से उड़ता है एयर में, इस डायरेक्शन में ये उड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो एयर है, एयर क्या है, चारों तरफ एयर है। ठीक है, इस तरह से, तो एयर क्या करेगा, अब एयर का सरफेस जो होगा वो लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या जमीन का सरफेस या फिर टेबल का सरफेस क्या कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था। ओके, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो एयर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो एयर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह से सॉलिड के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगता था, अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। ठीक है, उसी तरह से इसके लिए भी क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सिमिलरली
जब कोई स्विमर क्या करता है, स्विम करता है पानी में, ठीक है, इस तरह से पानी में जब वो स्विम करता है तो ये किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस कौन लगाएगा, फ्री या फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वाटर, और किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आया बात। तो फ्लूइड जो फ्रिक्शन लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और वो भी कैसे लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर बॉडी एयर में है, सपोज एरोप्लेन है या फिर कोई बर्ड है, ठीक है, तो वो अगर एयर में है तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, एयर लगाएगा। कहाँ लगाएगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है, ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और एयर लगाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई स्विम कर रहा है तो वाटर भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वाटर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगा रहा है, तो वाटर वैसे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में स्विमर स्विम करता है या जिस डायरेक्शन में मछली स्विम करती है, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोग सॉलिड के केस में नॉर्मली फोर्स का नाम देते थे फ्रिक्शन, ठीक है, वैसे ही लिक्विड और गैस के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम नाम देते हैं ड्रैग। समझ में आया बात, क्या बोलते हैं उसको, हम ड्रैग बोलते हैं। तो ड्रैग क्या है डेफिनेशन इसका, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है। मतलब कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, गैस एंड लिक्विड, तो जो गैस और लिक्विड जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। समझ में आया बात, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब ड्रैग का देखिए, अब ड्रैग का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि बड़े बड़े बोट्स होते हैं, ठीक है, तो जब बोट जाता है तो क्या होता है, पानी में अगर सपोज ये बोट है, ठीक है, ये वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी तो इसका सरफेस है, बोट का सरफेस भी तो वाटर के सरफेस से कांटेक्ट में है, तो जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो प्लेन के केस में वही होता है, बोट के केस में वही होता है, मतलब कि वाटर या एयर में जो भी चीज है, ठीक है, उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। समझ में आया बात, ठीक है। तो उसी तरह से जो ड्रैग होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, जो लिक्विड और गैस में जो ड्रैग लग रहा है, वो ड्रैग क्या होता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि ड्रैग कब ज्यादा होगा कब कम होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ड्रैग से आप कंफ्यूज मत होइए, अगर सबको ड्रैग बोलता है तो ड्रैग का मतलब इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन ये कहाँ लग रहा है, ये गैस और लिक्विड में लग रहा है। समझ में आया बात, तो ड्रैग भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो ड्रैग जो होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि सबसे पहला चीज है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे ड्रैग डिपेंड करता है, कैसे, तो जो ऑब्जेक्ट एयर में या वाटर में उसका स्पीड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस पर ही उतना ही ज्यादा ड्रैग लगेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है, ये प्लेन मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में क्या कर रहा है, चल रहा है एयर में, ठीक है। और ये एक बर्ड है, यहाँ पे ये बर्ड है तो इसका स्पीड थोड़ा कम है, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये चल रही है, ठीक है, उड़ रही है। अब इस दोनों में क्या है कि इसका जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसीलिए इसको एयर में जाने के लिए, एयर में मोशन में रखने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, मतलब कि अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसमें लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मान लेते हैं F1, और इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसको मान लेते हैं F2, तो F1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, F2 से ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड जो है इसका ज्यादा है। समझ में आया बात, तो जिस बॉडी का स्पीड एयर में या वाटर में जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मतलब कि इस बर्ड को एयर में उड़ने के लिए उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा जितना इस एरोप्लेन को क्या होगा, उड़ने में लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इस बर्ड का स्पीड कम है तो इसीलिए एयर जो है इसमें कम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, कम ड्रैग लगा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर ज्यादा ड्रैग लगेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ड्रैग जो है डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आदमी क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, ठीक है, और ये आदमी मान लेते हैं कि स्विम कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर में सपोज, ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ क्या एक फिश भी है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या एक फिश भी है, वो स्विम कर रही है, सपोज मान लेते हैं
30 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर में ये क्या कर रही है, स्विम कर रही है, और ये जो आदमी है ये 50 किलोमीटर पर आवर में स्विम कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो ड्रैग लगाएगा, वाटर का जो सरफेस जो ड्रैग लगाएगा इसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके ऊपर ड्रैग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ड्रैग क्या होगा, लेस होगा ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग डिपेंड करता है, कैसे, डायरेक्टली, मतलब कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा होगा ड्रैग भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया बात। तो पहला फैक्टर जिस पे ड्रैग डिपेंड करता है वो है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरा फैक्टर जो है जिस पे ड्रैग डिपेंड करता है वो है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो शेप पे भी बहुत सा चीज डिपेंड करता है, ठीक है, जितना भी चीज एयर में या वाटर में हम लोग जाते, जैसे एरोप्लेन हो गया, एयर में हम लोग क्या देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, रॉकेट्स हो गया या फिर बर्ड्स हो गया, ये सब हम लोग एयर में देखते हैं, ठीक है। वाटर में हम लोग क्या देखते हैं, वाटर में फिश हो गया, ह्यूमन जिस सपोज स्विमिंग कर रहा है या कोई बहुत बड़ी फिश है। तो आप लोग देखिए एक सब सारे चीज में एक चीज कॉमन होता है, क्या कॉमन होता है, वो होता है स्ट्रीम लाइन शेप, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब क्या होता है कि जो चीज जिसका शेप कैसा हो, आगे से थोड़ा कैसा हो, पॉइंटेड हो, नुकीला हो, जैसे कि ये एरोप्लेन, ठीक है, जैसे कि ये बर्ड, ठीक है ना, तो इसको उस तरह से स्ट्रीम लाइन शेप का ये बना हुआ होता है। क्योंकि वे स्ट्रीम लाइन शेप का जब बना हुआ है तो उससे क्या होगा कि ये जब मोशन में रहेगा, ठीक है, तो इसका शेप के कारण, इसका शेप कुछ इस तरह का है, अब चिड़िया का भी शेप कुछ इस तरह का है, तो इस तरह का शेप रहने से क्या होगा कि जो एयर है उसको वो क्या करेगा, एयर के अंदर वो आराम से क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा कि जो उसका फ्रिक्शन फोर्स जो उसमें लग रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है उसको वो थोड़ा क्या कर देगा, लेस कर सकता है, कम कर सकता है सिर्फ अपने शेप से, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई वाटर में स्विम कर रहा होता है, जैसे कोई ये वाटर में स्विम कर रहा है, तो इसने इस तरह से ये देखो अपना हाथ को वो स्विम करता है, तो इस तरह से सारे लोग अपना हाथ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अपना शेप को वो बनाते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन शेप बनाने से क्या होगा, स्ट्रीम लाइन शेप बनाने से क्या होगा, जो फ्लूइड जो फ्रिक्शन लगा है, ड्रैग जो लग रहा है, उसको वो क्या कर देगा, थोड़ा मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। तो जितने भी चीज अब अगर सोचेंगे तो जितना भी चीज ड्रैग लगाता है, या चिड़िया हुआ या फिर एरोप्लेन हुआ या ह्यूमन हुआ या फिश हुआ, ठीक है, या फिर पानी में रहने वाले जितने भी जानवर जैसे क्रोकोडाइल, कोई भी चीज, तो उसका शेप अगर आप देखेंगे, दिमाग में अगर सोचेंगे तो वो कैसा शेप होता है, उसका स्ट्रीम लाइन शेप होता है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन बनाने का भी आइडिया आया जब जिसने बनाया एरोप्लेन, ठीक है, तो वो जो आइडिया आया बनाने का, वो आइडिया किससे आया हुआ, ऑब्वियसली उसको बर्ड से आया हुआ, ठीक है। जब उसने देखा कि बर्ड जब एयर में उड़ती है तो उसका शेप देखा उसने, साइंटिस्ट ने, कि शेप उसका कैसा है, ठीक है, तो शेप उसका स्ट्रीम लाइन, आगे से वो थोड़ा नुकीला टाइप का शेप है उसका, ठीक है। तो उसने सोचा कि एरोप्लेन भी अगर इस तरह से बनाया जाए तो एरोप्लेन भी क्या होगा, सक्सेसफुली उड़ेगा। तो यही सोच के उसने बर्ड को अपने दिमाग में रख के एरोप्लेन को बनाया, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है ड्रैग, वो है मेरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन नहीं है, ठीक है, अगर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन नहीं है तो क्या होगा कि उसका जो ड्रैग जो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा एयर में, क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उस ज्यादा के लिए उसको क्या होगा, उसका शेप स्ट्रीम लाइन है नहीं, इस तरह का शेप है, सपोज एक शेप मान लेते हैं इस तरह का है, ठीक है, और एक कैसा है, इस तरह का है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या होगा, अगर मैं इस दोनों को एयर में लेके जाता हूं तो इसको क्या होगा, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा ड्यू टू द शेप। समझ में आया बात। तो दूसरा जो फैक्टर है जिस पे ड्रैग डिपेंड करता है वो है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड चीज पे जो डिपेंड करता है ड्रैग, वो है साइज पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा ड्रैग लगेगा, ठीक है। मोर साइज मोर ड्रैग। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा जितना बड़ा होगा, साइज उसका जितना बड़ा होगा, वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा उसमें ड्रैग लगेगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसमें, क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा साइज होगा तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, छोटा होगा तो कम लगाएगा, जिस तरह सॉलिड के केस में होता था, ठीक है। अगर इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको सरफेस पे खिसकाना है, और एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे सरफेस पे अगर खिसकाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइज बड़ा है तो ये जो है यहाँ पे
फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जब ज्यादा लग रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खिसकाने के लिए। पर इसके केस में क्या है, इसका साइज छोटा है तो इसका फ्रिक्शन का एरिया भी छोटा है, ठीक है। तो इसे कहा इसमें कम फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो जब कम फ्रिक्शन फोर्स लगा तो इसमें जो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा वो थोड़ा कम फोर्स में भी इसमें मेरा काम चल जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो थर्ड चीज जो है जिस पे ड्रैग डिपेंड करता है वो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ड्रैग लगेगा उसमें। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। लास्ट चीज, लास्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है ड्रैग, वो है नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। नेचर ऑफ द फ्लूइड मतलब कि जो फ्लूइड में जिसमें हम ऑब्जेक्ट है, फ्लूइड मतलब लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या गैस में जो ऑब्जेक्ट है, वो गैस या वो लिक्विड किस तरह का लिक्विड है। समझ में आ रही है बात, वो किस तरह का लिक्विड है, नेचर कैसा है उस लिक्विड का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज दिया जाए, दो तरह का लिक्विड मुझे दिया जाए, सपोज एक ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है, सपोज मान लेता हूं मैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है और एक तरफ क्या है, सिंपली क्या है, वाटर है, ठीक है ना। तो मस्टर्ड ऑयल ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा वो क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है, डेंसिटी उसका ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जो उसमें ड्रैग जो लगेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो सरफेस कैसा है, उसका सरफेस थिक है, ठीक है। तो उसका सरफेस जब थिक है तो उसमें जो ड्रैग लगेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो नेचर ऑफ द फ्लूइड पे क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिक्विड हमने यूज किया है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्विम करने के लिए बोला जाए और मुझे एक तरफ दे दिया जाए क्लियर वाटर, एकदम वाटर कैसा है, क्लियर है, ठीक है, और दूसरी तरफ मुझे दे दिया जाए थोड़ा मडी वाटर है, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों में स्विम करने बोला जाए तो जो क्लियर वाटर है उसमें स्विम मैं क्या कर रहा हूँ, इजिली कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें उसका सरफेस क्या है, उतना ज्यादा थिक नहीं है, वो जो लिक्विड है वाटर है वो ज्यादा थिक नहीं है, ठीक है, डेंसिटी उसका क्या है, कम है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँ, इजिली स्विम कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो मडी वाटर है, उसमें क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसका, समझ में आ रही है ना बात, तो उस केस में क्या होगा, मुझे वहां पे स्विम करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है ड्रैग, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन एक बार फिर से देख लो। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है कि लिक्विड एंड गैस का कॉमन नेम है फ्लूइड, ठीक है। ड्रैग का मतलब होता है कि जो फ्लूइड जो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, चाहे वो गैस हो या सॉलिड हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है फ्लूइड उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। और वो ड्रैग भी क्या होता है, ऑलवेज मोशन जिधर हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज लगेगा ड्रैग, ठीक है। ये ड्रैग जो होता है ये डिपेंड करता है, चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जैसे मैंने बताया आपको, पहला कि स्पीड, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा ड्रैग लगेगा। दूसरा होता है शेप, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। अगर शेप, ऑब्जेक्ट का शेप अगर स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, आगे से नुकीला है वो ऑब्जेक्ट थोड़ा, तो उस केस में क्या होगा, उसमें जो ड्रैग लगेगा वो कम होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर स्ट्रीमलाइन शेप उस बॉडी का नहीं है तो उसमें जो ड्रैग लगेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है साइज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। साइज जितना बड़ा ड्रैग उतना ही ज्यादा, ठीक है, और साइज छोटा जितना ड्रैग उतना ही कम, ओके। फोर्थ पे आते हैं नेचर ऑफ द फ्लूइड पे। ऐसे बताया नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है, डेंसिटी जिसका ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा डेंस लिक्विड है, ज्यादा गाढ़ा लिक्विड है, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जो क्या है, कम है, कम गाढ़ा है, कम डेंस है, ठीक है, उतना ज्यादा थिक नहीं है जो, तो उसके ऊपर जो लगेगा वो ड्रैग जो लगेगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बात हुई फ्रिक्शन चैप्टर की, ठीक है ना। फ्रिक्शन चैप्टर को हमने पढ़ा, पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे फ्रिक्शन चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो फ्रिक्शन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन को हम लोग कैसे रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन कहीं कहीं पे क्या होता है, नेसेसरी होता है, कहीं कहीं फ्रिक्शन क्या होता है, एविल होता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो व्हील्स होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन लगाते हैं व्हील्स, और रोलिंग फ्रिक्शन लगा के वो क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था फ्लूइड के बारे में, कि जिस तरह से सॉलिड जो होता है सरफेस पे जब चलता है या मूव करते हैं किसी भी सॉलिड को हम सरफेस पे, तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सिमिलरली उसी तरह से लिक्विड और गैसेज में भी क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसका नाम क्या है, ड्रैग, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रैग के नाम से जानते हैं। और ये ड्रैग जो होता है इतने सारे चीज के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये सेशन, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। और कोई डाउट्स या कुछ क्वेरीज आपको अगर फिर भी होती है, ठीक है, तो उस केस में आप कमेंट बॉक्स पे अपना जो भी कमेंट है दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।